नमस्कार। आज की इस वीडियो में है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का बीए 4th सेमेस्टर का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। मेरे पास ये बुकलेट सी है। अगर आपके पास ए, बी या डी बुकलेट है तो क्वेश्चंस थोड़े आगे पीछे होंगे, लेकिन क्वेश्चंस वही हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। ये आज यानी कि 17 अप्रैल 2026 को हुआ है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया गया था और इसमें 100 क्वेश्चंस हैं बुकलेट में, जिसमें से 75 आपको करने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म डायनेमिक इक्विवेलेंस फॉर वर्ड एक्यूरेसी इन ट्रांसलेशन? तो इसका आंसर है ए, यूजेन निदा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसलेशन विद इन द सेम लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर है, ये जो जिन्होंने मार्क कर रखे हैं, ये मैंने नहीं मार्क किए हुए हैं, जिन्होंने मुझे भेजा है ये क्वेश्चन पेपर उन्होंने मार्क कर रखे हैं। तो कुछ सही हैं इनके, कुछ गलत हैं। तो ये वाला इनका सही है, हालांकि इसमें मिसप्रिंट है। ये इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन कहलाता है, यानी एक ही भाषा में जब आप ट्रांसलेशन करते हैं, एक ही भाषा को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे हिंदी है, उसको भोजपुरी में बोला जाता है, ब्रज भाषा में बोला जाता है ना। जैसे ब्रज भाषा में आप क्या कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश है, स्टैंडर्ड हिंदी है। और इसी को जब आप ब्रज भाषा में बोलेंगे तो तू का कर रहो है ना। तो इस तरीके से जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, सेम लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होते हैं, तो वो इंट्रालिंगुअल कहलाते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मशीन ट्रांसलेशन कैन बी यूज़ अ मेथड बेस्ड ऑन। तो ये डिक्शनरी एंट्रीज, ये बी सही जवाब है इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 4, FAMT स्टैंड्स फॉर। तो ये इनका आंसर सही है। ज़्यादातर आंसर इनके सही हैं जिन्होंने मुझे भेजा है क्वेश्चन पेपर। तो FAMT का फुल फॉर्म है फुली ऑटोमेटेड मशीन ट्रांसलेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल? तो MEMQ, ये इसका सही आंसर है सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है, ब्लैंक स्पेस इज अ फ्री ओपन सोर्स कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन टूल डिजाइंड एज एन एक्सटेंशन फॉर ओपन ऑफिस एंड लिबर ऑफिस राइटर। तो ये एपर्टियम इसका सही जवाब है, बी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल फॉर ट्रांसलेटिंग सबटाइटल्स विद इन वीडियो। तो वीडियो में जो सबटाइटल्स दे रखे होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए गोपोल टूल यूज़ किया जाता है, बी इसका सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, टू ट्रांसलेट अ वर्ड इन वन लैंग्वेज इनटू अ वर्ड विद सिमिलर प्रोनाउंसिएशन इन अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे हमको उर्दू नहीं आती है, अरेबिक नहीं आती है, तो उसके जो पोइट्री है वो हम इंग्लिश में या हिंदी में लिख लेते हैं, है ना। उसको लिखना नहीं आता, लेकिन वो समझ में आती है हमको। तो वो जो ट्रांसलेशन होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये सी वाला सही जवाब है, इनका ये गलत है जवाब। स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है, यानी लैंग्वेज तो वही रहती है। उर्दू में कोई शेर लिखा गया है तो वो रहता तो उर्दू में ही है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में या हिंदी में लिख लेते हैं, स्क्रिप्ट उसकी चेंज कर देते हैं, तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, यानी कि सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मशीन ट्रांसलेशन टूल्स ऑफ द ट्रांसलेटर्स ट्रेड एन एकेडमिक आर्टिकल रिटन बाय। तो ये जो आर्टिकल है ये इसका सही जवाब है पीटर कैसबर्ग, यानी कि डी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ट्रांसलेशन टूल्स कैन नॉट फुली रिप्लेस ह्यूमंस बिकॉज ऑफ। तो जो ट्रांसलेशन टूल्स हैं वो इंसान की जगह नहीं ले सकते। हालांकि बना दिए हैं बहुत सारे ट्रांसलेशन टूल, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती है। बहुत सारा ट्रांसलेशन हम अपने हिसाब से करते हैं ना, इंसानों के हिसाब से करते हैं, तो वो ये नहीं कर पाते। तो ये कभी इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकते, ए सही जवाब है इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ट्रांसलेशन टूल प्रोवाइडेड बाय गूगल इज। तो ये तो आप सबको मालूम ही है, गूगल ट्रांसलेट है, सी सही जवाब है। फिर
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मैग्नम ओपस ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का मैग्नम ओपस का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा फेमस वर्क होता है, जिसकी वजह से किसी को जाना जाता है, किसी राइटर को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को इंटरनेशनल लेवल पर गीतांजलि की वजह से जाना जाता है, क्योंकि इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो बी इसका सही जवाब है, गीतांजलि। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द नॉवल द होम एंड द वर्ल्ड वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, तो ये 1916 में प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है ए। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच मूवमेंट फॉर्म्स द पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द नॉवल द होम एंड द वर्ल्ड। तो ये जो उपन्यास है होम एंड द वर्ल्ड, इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, तो वो स्वदेशी मूवमेंट है। यानी जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस वक्त एक मूवमेंट चला था, स्वदेशी आंदोलन, तो वही इसकी बैकग्राउंड में है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द नरेटिव टेक्निक ऑफ द नॉवल द होम एंड द वर्ल्ड इज। तो इसकी नरेटिव टेक्निक क्या है, यानी किस तरीके से इसको लिखा गया है, सुनाया गया है। तो इसका डी बिल्कुल सही जवाब है, मल्टीपल फर्स्ट पर्सन वॉइसेस। यानी अलग अलग लोगों के फर्स्ट पर्सन में बताते हैं, यानी मैंने ये किया, मैंने ये कहा, इस तरीके से फर्स्ट पर्सन में ये कहानी सुनाई गई है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, अलग अलग लोगों के द्वारा सुनाई गई है। तीनों लोग हैं जो निखिल, बिमला, है ना, तो ये जो तीनों मेन कैरेक्टर्स हैं उनके हिसाब से, उनके मुंह से सुनाई गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाउ मच मनी डज बिमला स्टील फ्रॉम हर हस्बैंड निखिल सेफ इन द नॉवल द होम एंड द वर्ल्ड। तो ये जो नॉवल है होम एंड द वर्ल्ड, इसको ओरिजिनली लिखा गया था बांग्ला भाषा में, घरे बायरे करके। तो बिमला अपने पति की सेफ से कितने पैसे चुराती है, तो उसमें 6,000 रुपये वो चुराती है अपने पति के। तो बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट डज द नॉवल पिंजर सजेस्ट अबाउट द कल्चरल एंड रिलीजियस डिविजन्स। तो पिंजर नॉवल जो कि अमृता प्रीतम ने लिखा है, वो क्या सजेस्ट करता है, यानी कल्चरल माने सांस्कृतिक और रिलीजियस माने धार्मिक और डिविजन्स माने विभाजन। तो सांस्कृतिक और धार्मिक विभाजन के बारे में क्या बताता है वो। इसका सही जवाब डी है, दे कॉज ग्रेट सफरिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी इनकी वजह से बहुत लोग सफ़र करते हैं, धर्म की वजह से, संस्कृति अलग अलग होने की वजह से बहुत गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, और उनकी वजह से आप देखते हैं कि कितना सफ़र करना पड़ता है। फिर तो इसका सही जवाब डी हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वेयर डिड रशीद टेक पूरो आफ्टर एबडक्टिंग हर इन द नॉवल पिंजर। तो पिंजर नॉवल में पूरो को किडनैप करके ले जाता है रशीद, तो कहाँ ले जाता है, सकर विलेज में, सकर गांव में ले जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच इंडियन एपिक वॉज फर्स्ट कम्प्लीटली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय चार्ल्स विल्किंस। तो चार्ल्स विल्किंस ने जो पहला इंडियन एपिक ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, वो था, नहीं महाभारत नहीं है, आपने गलत लगाया, इसमें भागवत गीता को पहले ट्रांसलेट किया था। हालांकि वो महाभारत का ही पार्ट है, लेकिन भागवत गीता अपने आप में एक अलग ग्रंथ है। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता को ट्रांसलेट किया गया था, तो इसका सही जवाब सी होगा। फिर देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछता है, हाउ मैनी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया। तो भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, वो 22 हैं, 22 भाषाएं हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसलेशन टेक्निक वेयर द ट्रांसलेटर चेंजेस द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर विदाउट ऑल्टरिंग द मीनिंग। तो एक ट्रांसलेशन की टेक्निक है जिसमें कि ट्रांसलेटर यानी अनुवाद करने वाला ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बदल देता है, और विदाउट ऑल्टरिंग द मीनिंग, यानी मीनिंग को बदले बिना, ऑल्टर माने बदलना, तो बिना अर्थ को बदले ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बदल देता है, तो उसको क्या कहा जाता है। ये आपने एडेप्टेशन लगाया, लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब है इसका ट्रांसलिट्रेशन। अगर आप गीतांजलि को पढ़ें तो गीतांजलि बांग्ला भाषा में अलग तरीके से लिखी गई है और इंग्लिश में अलग तरीके से लिखी गई है। तो वहाँ बांग्ला भाषा में जो ग्रामर फॉलो की गई है वो अलग है और इंग्लिश में अलग है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होता, तो ये ट्रांसलिट्रेशन कहलाता है। तो इसका ए सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22, विच टेक्निक इन्वॉल्व्स टेकिंग अ वर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज इनटू द टारगेट लैंग्वेज। तो सोर्स लैंग्वेज से सीधा सीधा टारगेट लैंग्वेज में उठा लेते हैं किसी शब्द को,
तो ये बोरोइंग नहीं कहलाता। मुझे लग रहा है कि जिन्होंने मुझे पेपर भेजा है उन्होंने ढंग से मेरे वीडियोस को देखा नहीं है, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। 4th सेमेस्टर के आपका जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सारी वीडियोस हैं, और उसमें बहुत अच्छे से मैंने ये ट्रांसलिट्रेशन है ना, ये सब इंटर ट्रांसलेशन, ये सब कुछ बताया था। और इसमें मैंने बताया था कि इसको कैल्क कहा जाता है ना। जैसे बाज़ार शब्द है तो बाज़ार शब्द डायरेक्टली इंग्लिश में ले लिया गया है, तो ये कैल्क कहलाता है। 20 का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसको ज़रा बंद कर दो और आ जा रही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द पोएम आंसू वॉज पब्लिश्ड इन 1925। तो 1925 में सबसे पहले ये आंसू प्रकाशित हुआ था, और उसमें कितनी वर्सेस थी? 126, 126 वर्सेस थी। तो सी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कबीर वॉज द पोइट ऑफ विच मूवमेंट? तो कबीर भक्ति काल के पोइट हैं, बिल्कुल सही जवाब है। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25, द गार्डन ऑफ लोनलीनेस इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द ओरिजिनल वर्क रिटन बाय? तो जयशंकर प्रसाद के आंसू को ट्रांसलेट किया गया है द गार्डन ऑफ लोनलीनेस नाम से। फिर देखिए द प्ले कन्यादान एक्सपोजेज द रियलिटी ऑफ? तो कन्यादान जो दिखाता है ड्रामा, वो किस चीज़ की रियलिटी दिखाता है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको दिखाया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थीम ऑफ द प्ले आधे अधूरे बाय मोहन राकेश? तो मोहन राकेश का जो नाटक है आधे अधूरे, उसकी थीम इनमें से कौन सी नहीं है? तो बाकी ये तीनों थीम्स हैं, 4th नहीं है। आपका बिल्कुल सही जवाब है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ उसमें उसकी थीम नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28, अशोक द सन ऑफ सावित्री इन द प्ले आधे अधूरे ऑलवेज वेस्ट हिज टाइम? तो सही जवाब है इसका बी, कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ फिल्म स्टार्स। फिर क्वेश्चन नंबर 29, अषाढ़ का एक दिन, वन डे इन द सीजन ऑफ रेन, अ प्ले बाय मोहन राकेश इज सेंटर्ड ऑन द लाइफ ऑफ? तो कालिदास की जिंदगी पर आधारित है ये जो नाटक है अषाढ़ का एक दिन, तो बी सही जवाब है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछता है, 100 पोइम्स ऑफ कबीर इज अ ट्रांसलेटेड वर्क बाय रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन? तो ये जो वर्क है 1915 में ही प्रकाशित हुआ था, डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द नेम ऑफ भीष्म साहनीज ऑटोबायोग्राफी? तो भीष्म साहनी की ऑटोबायोग्राफी का आपने गलत लगा दिया है, तमस नहीं है। तमस तो उनका बहुत फेमस उपन्यास है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है आज के अतीत, यानी सी सही जवाब होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल इवेंट इज़ द स्टोरी अमृतसर आ गया सेट? तो अमृतसर आ गया पार्टीशन के टाइम की स्टोरी है, तो बी सही जवाब है, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन। फिर क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय भीष्म साहनी? तो इनमें से कौन सा भीष्म साहनी का वर्क नहीं है? तो इसमें टोबा टेक सिंह जो कहानी है वो सादत हसन मंटो की कहानी है ना, भीष्म साहनी की नहीं है। तो इसका सही जवाब सी होगा, टोबा टेक सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम चलते हैं। 34 में पूछा गया, बाबू द कैरेक्टर इन द स्टोरी अमृतसर आ गया वॉज प्रोबेबली द रेजिडेंट ऑफ? तो ये प्रोबेबली रेजिडेंट था पेशावर का, है ना, पश्तो भाषा वो बोलता है। तो ए इसका सही जवाब होगा, अमृतसर नहीं। अमृतसर में तो पंजाबी बोली जाती है और बाबू पश्तो भाषा बोलता है, तो पेशावर का वो निवासी था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 35, द स्टोरी अमृतसर आ गया वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन? तो अमृतसर आ गया जो कहानी है ये 1955 ही इसका सही जवाब है। हालांकि कहीं कहीं 1955 नहीं, 95 है, 1995 सही जवाब है, कहीं कहीं 1994 भी दे रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, द नरेटर ऑफ द स्टोरी अमृतसर आ गया वॉज ट्रेवलिंग टू? तो जो नरेटर है यानी जो कहानी सुना रहा है वो दिल्ली जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, वेयर इज द स्टोरी द हंट बाय महाश्वेता देवी सेट? तो कुर्दा गांव है जहां पर ये स्टोरी सेट है, द हंट, सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द स्टोरी द हंट ओरिजिनली
शिकार बाय महाश्वेता देवी वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, तो शिकार नाम से ये बांग्ला भाषा में लिखी गई थी महाश्वेता देवी के द्वारा, और इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने। सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। हु इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी द हंट, तो द हंट कहानी का प्रोटैगोनिस्ट माने मुख्य पात्र कौन है, तो मेरी ओरान उसका मुख्य पात्र है, ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय महाश्वेता देवी, तो महाश्वेता देवी ने इसमें से क्या लिखा है, तो उनकी रचना है इसमें अरण्येर अधिकार। अरण्य वन को बोलते हैं, जंगल को बोलते हैं, और अधिकार आप जानते हैं राइट्स, तो जो वन में रहने वाले लोग हैं इन्होंने ट्राइबल्स के लिए बहुत कुछ लिखा है। महाश्वेता देवी ने ट्राइबल्स के अधिकारों पर लिखा है। कई बार उनको नक्सलाइट्स के प्रति सिंपैथी रखने का दोषी उनको पाया जाता है, जैसे आप यहाँ भी देखते हैं उनकी जो कहानी थी द्रौपदी, उसमें जो द्रौपदी है वो एक नक्सलाइट है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहानी सुनाई है द्रौपदी की, तो हम लोगों को भी सिंपैथी हो जाती है उससे। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आइडेंटिफाई द जॉनरा ऑफ द वर्क आधे अधूरे बाय मोहन राकेश, तो ये किस जॉनरा का वर्क है, प्ले है, नाटक है, डी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड द वर्क आधे अधूरे इनटू इंग्लिश टाइटल हाफ वे हाउस, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन किसने किया था आधे अधूरे का, हाफ वे हाउस नाम से, तो इसमें सही जवाब मुझे तो इनमें से कोई भी नहीं लग रहा। रॉबिन भास्कर, जयदेव तनेजा, खुशवंत सिंह, वैसे जो ट्रांसलेशन किया था ये बिंदु बत्रा ने किया था, है ना, तो मेरे हिसाब से ये तो सारे ही गलत हैं 42 के, बिंदु बत्रा ने ट्रांसलेशन किया था इसका। फिर देखिए मुझे लगता है कि आपने कोई भी लगाया होगा तो इसके आपको मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि सारे ही ऑप्शंस गलत हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए था नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आधे अधूरे बाय मोहन राकेश वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो आधे अधूरे पब्लिश हुआ था 1969 में, सही जवाब है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 44 देखिए द प्ले आधे अधूरे मेनली एक्सप्लोर्स, तो सी इसका सही जवाब है। अर्बन मिडिल क्लास क्राइसिस, यानी अर्बन माने शहरी, मिडिल क्लास जो मध्य वर्ग है, शहर का मध्य वर्ग है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्राइसिस है, उसको दिखाता है ये। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स पब्लिकेशन, तो द होम एंड द वर्ल्ड सही मैच्ड नहीं है, क्योंकि 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द राइटर एंड वर्क रिटन बाय हिम, तो हमको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा राइटर और उसका वर्क सही जुड़े हुए हैं, तो बाकी तो सारे गलत हैं, इसमें डी सही है। भीष्म साहनी ने ये झरोखे लिखा है, तो यही सही जवाब है, डी, ए नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 47 आंसू बाय जयशंकर प्रसाद इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, तो ये एक लिरिकल एलेजी है। एलेजी माने किसी की मृत्यु पर लिखा गया गीत, तो उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु पर ये लिखा था आंसू, तो सी सही जवाब है इसका। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 48 विच प्ले इज कंसिडर्ड अ पिलर ऑफ द नई कहानी मूवमेंट, तो नई कहानी आंदोलन का एक पिलर आधे अधूरे को ही हम कह सकते हैं, कहा जाता है, तो बी इसका सही जवाब होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 49 हु ट्रांसलेटेड द प्ले कन्यादान इनटू इंग्लिश, तो कन्यादान को इंग्लिश में ट्रांसलेट गौरी राम नारायण ने ही किया था, सही जवाब है। फिर देखिए 50 क्वेश्चन नंबर हु कन्फेस्ड अबाउट वन ऑफ हिज वर्क्स, तो किसने ये कन्फेस किया था यानी स्वीकार किया था अपनी एक रचना के बारे में कि आई हैव रिटन, मैंने लिखा है अबाउट माई ओन एक्सपीरियंसेस, यानी अपने खुद के अनुभवों के बारे में, एंड अबाउट वॉट आई हैव सीन, और उसके बारे में जो मैंने देखा है, इन अदर दूसरों में, अराउंड मी अपने चारों ओर, आई हैव बीन ट्रू, मैं सच्चा रहा हूँ, टू ऑल दिस इस सब के प्रति, एंड हैव नॉट चीटेड माई जनरेशन, और मैंने अपनी जनरेशन को धोखा नहीं दिया है। तो ये कथन किसका है,
ये विजय तेंदुलकर का है, तो इसका सही जवाब सी होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वॉज एमंग द कंटेंडर्स इन 2014 लिस्ट। तो 2014 की एक लिस्ट थी द डेली टेलीग्राफ की ऑफ द 10 ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एशियन नॉवेल्स, यानी 10 एशिया के महानतम उपन्यासों की जो लिस्ट थी, तो उसमें एक नॉवल ये था द होम एंड द वर्ल्ड। उन 10 नॉवेल्स में उसमें एक अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भी था, और एक ये था द होम एंड द वर्ल्ड। तो इसका सही जवाब है ए। फिर क्वेश्चन नंबर 52 पर हम चलते हैं। हु वॉज एन अमेरिकन लिटरेरी ट्रांसलेटर हु ट्रांसलेटेड मैनी लैटिन डॉक्यूमेंट्स इनटू इंग्लिश। तो कौन सा अमेरिकन ट्रांसलेटर था जिसने बहुत सारे लैटिन डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। तो ये जो ट्रांसलेटर थे डी, इसका सही जवाब हुआ ग्रेगरी रबासा। बहुत सारे इन्होंने लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 53, लैटिन टर्म ट्रांसलेशन मीन्स। तो जो लैटिन भाषा का शब्द है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटियो है वो टर्म लैटिन भाषा में, तो उसका मतलब होता है टू कैरी अक्रॉस, माने पार ले जाना, एक भाषा से दूसरी भाषा के पार ले जाना। सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम्स रिटन इन द ब्रज डायलेक्ट। तो ब्रज भाषा में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ कौन सा कलेक्शन है ना। तो ये कौन सा कलेक्शन है उनका, चित्राधार, चित्राधार, ये ए सही होगा इसका। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 55, हु ट्रांसलेटेड गीतांजलि, अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री इनटू इंग्लिश प्रोज पोएम्स एज गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स। तो मैंने आपको बताया है कि बांग्ला भाषा में लिखी गई थी ओरिजिनली गीतांजलि, फिर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, है ना। तो बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। गूगल ट्रांसलेट वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय गूगल। तो गूगल ने इसको लॉन्च किया था अप्रैल 28, 2006 को। तो डी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग द रिपीटेशन ऑफ द सेम इनिशियल कंसोनेंट साउंड, है ना। तो जो सेम साउंड रिपीट होती है बार बार, तो उसको क्या कहा जाता है, एलिटरेशन। ए सही जवाब है। फिर एन ओपन सोर्स ड्राइंग टूल फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स इज, तो इंक स्पेस इसका सही जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। ये पूछता है विच लिटरेरी डिवाइस एक्सप्रेसेस डेजलिंग इमेजेस एंड पिक्चरस्क एक्सप्रेशन यूजिंग सेंसरी डिटेल्स टू क्रिएट इमोटिव एंड पोइग्नेंट सीन्स इन जयशंकर प्रसाद आंसू। तो लिटरेरी डिवाइस की इसमें पूछा गया है कि कौन सी वो लिटरेरी डिवाइस है जो एक्सप्रेस करती है यानी अभिव्यक्त करती है डेजलिंग इमेजेस। डेजलिंग माने चकाचौंध करने वाली, जो जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, शब्दों के माध्यम से ऐसी तस्वीर बनाई जाती है, पिक्चरस्क एक्सप्रेशन होता है, तस्वीर हमें सामने दिखती है, तो वो क्या है, इमेजरी कहलाती है, विजुअल इमेजरी होती है। तो बी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 60, हु वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन नोबेल लॉरिएट। तो पहला नॉन यूरोपियन यानी यूरोप के ही लोगों को ज़्यादातर मिले थे नोबेल प्राइज़, तो पहला नॉन यूरोपियन जो नोबेल लॉरिएट था, इसमें नाम आएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का, है ना। डी सही जवाब है इसका। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 61, व्हेन डिड विजय तेंदुलकर पास अवे। तो विजय तेंदुलकर की मृत्यु 19 मई 2008 को हुई, ए सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 62 पे हम चलते हैं। हु डिफाइन ट्रांसलेशन एज द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल साइंस थ्रू अनदर लैंग्वेज। तो ये रोमा जैकबसन ने ही कहा है कि भाई ये जो ट्रांसलेशन है, इंटरप्रिटेशन है वर्बल साइंस की दूसरी भाषा में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, एंशिएंट इंडियन ट्रांसलेशन एक्टिविटी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद।
तो जो प्राचीन काल में ट्रांसलेशन एक्टिविटी एसोसिएटेड थी, संबंधित थी, तो ज़्यादातर जो ट्रांसलेशन किया जाता था वो रिलीजियस टेक्स्ट का किया जाता था, धार्मिक ग्रंथों का किया जाता, तो सी सही जवाब है। फिर देखिए, विच कंसेप्ट बेस्ट डिफाइंस इंडिया एज अ ट्रांसलेशन स्पेस। तो भारत क्योंकि मल्टीलिंगुअल है ना, सी सही जवाब है। यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे तमिलनाडु में जो तमिल साहित्य है वो बहुत रिच है, उसको ट्रांसलेट किया गया संस्कृत में और संस्कृत से तमिल में, तो मल्टीलिंगुअल कंट्री है इंडिया, इसलिए उसको ट्रांसलेशन स्पेस कहा जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 65, विच लैंग्वेज एक्टेड एज अ मेजर लिंक लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन इन इंडिया। तो जो मुख्य लिंक लैंग्वेज है ट्रांसलेशन के लिए वो तो इंग्लिश ही है, पर पूरी दुनिया में ही वो लिंक लैंग्वेज बनी हुई है इंग्लिश, है ना। हर भाषा, हम अपने तमिल भाषी जो लोग हैं उनसे तमिल में नहीं बात कर सकते, लेकिन इंग्लिश में कर सकते हैं। तो इंग्लिश न केवल इंडिया की बल्कि पूरी दुनिया की लिंक लैंग्वेज है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 66 पर हम चलते हैं। फ्रॉम विच लैंग्वेज ट्रांसलेशन वर्ड हैज़ बीन डेराइव्ड, बीन और आना चाहिए, लैटिन भाषा से आया है, ट्रांसलेटिव वर्ड है, मैंने पहले भी आपको बताया। फिर हु एस्टेब्लिश्ड अ ट्रांसलेशन ब्यूरो इन इंडिया इन 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में ही भारत में ट्रांसलेशन ब्यूरो की स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा, है ना। ए इसका सही जवाब होगा। और खैर उसके ज़माने में तो ट्रांसलेशन जो किए गए थे, लेकिन इनमें से जो नाम एक दारा शिकोह का है ना, इसने बहुत सारी संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया था, बहुत लिबरल था ये जो दारा शिकोह था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ट्रांसलेशन। तो फादर ऑफ ट्रांसलेशन के तौर पर सेंट जेरोम को माना जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन 69, हु कॉइन्ड द टर्म ट्रांसलेशन स्टडीज़। तो ट्रांसलेशन स्टडीज़ वर्ड को जो कॉइन किया था जेम्स एस होम्स ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 70 पूछता है, ब्लैंक स्पेस इज ट्रांसलेटिंग एन ऑथर वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर एज अ जस का तस ट्रांसलेशन कर देना एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, तो ये मेटाफ्रेज कहलाता है। डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 71, विच सिंबल बेस्ट रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड इन द नॉवल द होम एंड द वर्ल्ड। तो होम एंड द वर्ल्ड में वर्ल्ड किसको सिंबलाइज करता है। तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें पॉलिटिकल एजिटेशन, यानी जो बिमला थी वो तो बिल्कुल घर में रहने वाली औरत थी, उसको उसका पति निखिल खींच के लाया बाहर के, तुम सब इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करो। तो बाहरे घरे बाहरे जो इसका टाइटल है वो द वर्ल्ड को यहाँ सिंबलाइज करता है, पॉलिटिकल एजिटेशन, तभी उसने भाग लिया था स्वदेशी आंदोलन में। फिर देखिए अमृता प्रीतम वॉज अ पार्ट ऑफ विच लिटरेरी मूवमेंट। तो जो प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं उनमें अमृता प्रीतम का नाम आता है, तो ए इसका सही जवाब होगा, प्रोग्रेसिविज्म। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली एक्नॉलेज्ड मैग्नम ओपस ऑफ अमृता प्रीतम। तो हालांकि पिंजर काफ़ी फेमस है, लेकिन उनका जो मैग्नम ओपस है वो सुनेहेड़े को माना जाता है। ए इसका सही जवाब होगा, सुनेहेड़े। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 74, द नॉवल पिंजर वॉज एडेप्टेड इन 2003 हिंदी फिल्म विद द सेम टाइटल। तो पिंजर नाम से फिल्म बनाई गई थी और उर्मिला मातोंडकर ने उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। तो ये जो फिल्म है वॉज डायरेक्टेड बाय, तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने इसको डायरेक्ट किया था फिल्म को। बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 75 पर हम चलते हैं। व्हाट डज पूरोज कैरेक्टर रिप्रेजेंट इन पिंजर। तो जो पूरो का कैरेक्टर है जो उर्मिला मातोंडकर ने निभाया था वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें आप कुछ बच्चों ने शायद द वीकनेस ऑफ विमेन लगाया होगा कि औरतें कमज़ोर हैं, उनकी कमज़ोरी को दिखाता है पूरो का कैरेक्टर, लेकिन वास्तव में औरतों की स्ट्रेंथ को दिखाता है। जो डी है ये सही जवाब होगा, द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस ऑफ विमेन। रेजिलियंस होती है बुरे वक्त में अपने को संभाले रखने की पावर, वो रेजिलियंस कहलाती है। तो जो पूरो है उसके अंदर बहुत ताकत है, कैसे वो अपनी भाभी को छुड़ाती है, खुद कैसे अपने आप को संभालती है उन विपरीत परिस्थितियों में। तो डी इसका सही जवाब होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 76, द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द पोएम आंसू बाय चार्ल्स S.J. वाइट टाइटल। तो ये तो कितनी बार रिपीट हो गया, द गार्डन ऑफ लोनलीनेस नाम से आंसू को ट्रांसलेट किया गया है।
फिर क्वेश्चन नंबर 77, आंसू इज कंपोज बाय जयशंकर प्रसाद इन द मेमोरी ऑफ हिज। तो बी पहले ही मैं बता चुकी हूँ, अपनी पत्नी की याद में उन्होंने लिखा था आंसू, बी सही जवाब है, वाइफ। फिर क्वेश्चन नंबर 78, जयशंकर प्रसाद बिगेन राइटिंग पोइट्री अंडर द पेन नेम। तो जो उनका पेन नेम था जयशंकर प्रसाद का, वो डी सही जवाब होगा उसका, कलाधर, है ना। ये सी गलत है, सी नहीं है, डी जवाब है, कलाधर। फिर क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, जयशंकर प्रसाद बिलोंग्ड टू। तो छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 80, द पोइम आंसू इज इंस्पायर्ड मेनली बाय। तो आंसू की जो इंस्पिरेशन है, जो प्रेरणा उनको कहाँ से मिली है, पर्सनल बिरीवमेंट। पर्सनल माने व्यक्तिगत, बिरीवमेंट माने दुख, जो कोई छिन जाए अपना सगा, तो उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, तो उस वजह से वो उन्होंने लिखी है पर्सनल बिरीवमेंट, इसका सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, कंकाल तो उन्हीं की है, कामायनी भी उन्हीं का है, आकाशदीप भी उन्हीं का है, परिणीता नहीं है, शरद चंद्र चटर्जी की है परिणीता। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 82, द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम कबीर वॉज रिटन बाय। तो कबीर जो पोइम है, यानी जो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, उसका इंट्रोडक्शन एवेलिन अंडरहिल ने लिखा था, तो डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, द पोइट्री ऑफ कबीर मेनली प्रमोट्स। तो कबीर दास जी की जो पोइट्री है वो किस चीज़ को प्रमोट करती है, तो वो किस चीज़ को प्रमोट करते हैं, यूनिटी ऑफ गॉड। इसका ये थोड़ा सा डी पीछे छिप गया है इसमें, तो यूनिटी ऑफ गॉड यानी ईश्वर एक है, बाकी ये जो तीन चीज़ें दे रखी हैं इसको वो प्रमोट बिल्कुल नहीं करते हैं, डी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, द एडिटोरियल वर्क ऑफ शिशिर कुमार दास मेनली हेल्प्स रीडर्स बाय। तो शिशिर कुमार दास का जो एडिटोरियल वर्क है वो रीडर्स को कैसे मदद करता है, तो इसका सी सही जवाब है, प्रोवाइडिंग स्कॉलरली कंटेक्स्ट एंड टेक्सचुअल नोट्स, सी सही जवाब। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85 पर। इन वर्स 12 कबीर एड्रेसेस द सोल एज। तो 12वीं जो वर्स है उसमें कबीर आत्मा को कैसे संबोधित करते हैं, तो वो हंस के रूप में संबोधित करते हैं, बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ इसमें कबीर की स्पेलिंग देखिए तो क्या कर दी है, कबरी कर दी है। द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर वॉल्यूम 1 पोइम्स एडिटेड बाय शिशिर कुमार दास हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय। तो ये प्रकाशित हुई हैं कहाँ से, साहित्य अकेडमी से, ए सही जवाब है। तो ये क्वेश्चन नंबर 86 था। 87 की तरफ चलते हैं। हु इज सावित्री सन इन द प्ले आधे अधूरे, हाफ वे हाउस बाय मोहन राकेश। तो आधे अधूरे में सावित्री का बेटा अशोक है, पहले भी इसका नाम आ चुका है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोग्राफी कलेक्शन ऑफ मोहन राकेश। तो इसमें जो बायोग्राफी कलेक्शन है आप किसको कह सकते हैं, है तो इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन आप एक और ज़िंदगी को कह सकते हैं, वन मोर लाइफ को, लेकिन हालांकि इनमें से कोई भी नहीं है उनका बायोग्राफी कलेक्शन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 89, द प्ले कन्यादान वॉज ओरिजिनली रिटन इन। तो ओरिजिनली मराठी भाषा में लिखा गया था कन्यादान, सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, विजय तेंदुलकर्स वर्क्स आर ऑफन कंपेयर्ड विद द सोशली क्रिटिकल प्लेज ऑफ। तो विजय तेंदुलकर की जो रचनाएं हैं उनका अक्सर तुलना उनकी की जाती है हेनरिक इब्सन की रचनाओं से, है ना। उनके भी नाटक इसी तरीके के हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स को वो उठाते हैं, तो बी इसका सही जवाब होगा, हेनरिक इब्सन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। द प्ले कन्यादान फोकसेस ऑन। तो कन्यादान में इंटरकास्ट मैरिज है, दिखाई गई है एक, तो इसका डी सही जवाब है। लेकिन ये इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल सफल नहीं होती है, और अक्सर ऐसा होता है कि वो सफल नहीं हो पाती हैं, उस वक्त तो लोग कर लेते हैं इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, लेकिन अक्सर असफल हो जाती हैं। यही अंजाम होता है जो इसमें हुआ। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि भाई इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन आप ना करें। फिर आगे बढ़ते हैं। हु डिस्क्राइब्ड विजय तेंदुलकर एज द क्रॉनिकलर ऑफ वायलेंस इन मॉडर्न मराठी सोसाइटी। तो ऐसा किसने कहा है इनके बारे में,
सही जवाब होगा किरण नागरकर, यानी विजय तेंदुलकर क्रॉनिकलर हैं वॉयलेंस के। मॉडर्न मराठी आधुनिक मराठी समाज में जो वॉयलेंस है उसको दिखाते हैं वो अपने नाटकों में। तो ये कहा है किरण नागरकर, यानी कि सी जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट डिसीज डिड विजय तेंदुलकर पास अवे फ्रॉम इन 2008? तो 2008 में उनकी मृत्यु हुई किस बीमारी की वजह से? तो ये मियास्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी है। बी इसका सही जवाब है। बड़ी थोड़ी सी मतलब बड़ी पेनफुल बीमारी है ये। फिर देखिए, नाथ देवलालीकर फादर ऑफ ज्योति इन द प्ले कन्यादान इज। तो जो ज्योति के पिताजी हैं वो MLA हैं, ए सही जवाब है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95, हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड द बाइबल फ्रॉम द ओरिजिनल हिब्रू एंड ग्रीक इनटू इंग्लिश? तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन विलियम टिंडेल ने किया था बाइबल का, बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, प्ले कन्यादान वॉज पब्लिश्ड इन। तो जो नाटक कन्यादान है वो 1983 में प्रकाशित हुआ था, सही जवाब है इसका डी। फिर क्वेश्चन नंबर 97, हु वॉज अ ब्रिटिश गवर्नेस हायर्ड बाय निखिल टू एजुकेट हिज वाइफ बिमला इन द नॉवल द होम एंड द वर्ल्ड? तो एक गवर्नेंस अपॉइंट की थी निखिल ने अपनी पत्नी बिमला को पढ़ाने के लिए, तो इसका सही जवाब सी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर हम 98 पे चलते हैं। सुरेंद्रनाथ टैगोर द ट्रांसलेटर ऑफ द नॉवल द होम एंड द वर्ल्ड इज रिलेटेड टू द ऑथर रविन्द्रनाथ टैगोर इज। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा घरे बायरे। अब घरे बायरे को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया सुरेंद्रनाथ टैगोर ने द होम एंड द वर्ल्ड नाम से। अब ये हैं कौन? सुरेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं, नेफ्यू, बी सही जवाब है। चाचा भतीजे ने कर लिया, चाचा जी ने लिखा बांग्ला भाषा में और भतीजे ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 मतलब 1919 अमृता प्रीतम का जन्म हुआ था 1919 में, और किसके लिए जाना जाता है 1919? जलियांवाला बाग कांड के लिए जाना जाता है, तो ए सही जवाब है। फिर लास्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड द नॉवल पिंजर इनटू इंग्लिश? तो पिंजर उपन्यास को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया खुशवंत सिंह ने, बिल्कुल सही जवाब। और भाई जिन्होंने मेरे सारे वीडियो देखे होंगे उन्होंने ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से किया होगा, तो आगे भी बने रहिएगा। मैंने आपका 5th सेमेस्टर का भी अपलोड किया हुआ है, बहुत सारे वीडियोस, मतलब सारा ही सिलेबस अपलोड किया हुआ है, तो बने रहिए मेरे साथ। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी, धन्यवाद।